हेलो। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है और इसी कारण से अगर टाइम ज़्यादा ना लगे, इसी कारण पहले से ही कुछ कुछ लिख कर रखे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें समझाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो हो सकता है कि अगर आपको बोर लगे या फिर हो कि लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो YouTube आपको ऑप्शन देता है स्पीड बढ़ाने का, आप स्पीड बढ़ाकर दे सकते हैं। हालांकि हमें तो लिखना पड़ेगा ही, ये मजबूरी है, ठीक ना, क्योंकि हमारे पास डिजिटल कोई बोर्ड नहीं है, नॉर्मल सा ही बोर्ड है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूलभूत अंक क्या होते हैं। तो देखिए, मूलभूत अंक यानी कि फंडामेंटल डिजिट। फंडामेंटल डिजिट क्या है? तो 0 से लेकर 9 तक के अंकों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट। यही 10 फंडामेंटल डिजिट है जिनके सहयोग से हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, या सीधा सीधा कहा जाए किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें इन्हीं 10 अंकों की जरूरत पड़ती है, ठीक। और इसी कारण इसको हम लोग मूलभूत अंक बोलते हैं। ये फंडामेंटल डिजिट मूलभूत है, इनका हमें जरूरत पड़ेगा ही। और इन अंकों के सहयोग से ये कौन कौन से अंक है? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन अंकों के सहयोग से जो भी हम लोग नंबर बनाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड नंबर, यानी कि व्युत्पन्न संख्या। जैसे कि अगर हमें कोई नंबर बनाना ही हो या कोई नंबर लिखना हो, जैसे हम लोग, ये रहा डिराइव्ड नंबर, ठीक ना। कोई अगर हमें नंबर लिखना हो तो समझिए, जैसे हम लिखते हैं 756, तो इस 756 लिखने में हमें कहीं ना कहीं इन मूलभूत अंकों में से किसी न किसी अंक का जरूरत पड़ा ही है, ठीक। तो ये 756 लिखने में हमें मूलभूत अंकों का जरूरत पड़ता है। और ये क्या हो गया? ये इसका व्युत्पन्न नंबर हो गया। और भी जितने भी नंबर लिखते हैं सब क्या कहलाएंगे? सभी व्युत्पन्न नंबर ही कहलाएंगे, क्योंकि इन अंकों के सहयोग से ही हम वो नंबर को लिख सकते हैं, ठीक। अब व्युत्पन्न संख्याएं जो होती है, इन मूलभूत अंकों की यानी इन फंडामेंटल डिजिट के स्थानीय मान के सहयोग से बनाया जाता है। अब ये स्थानीय मान होता क्या है? तो समझिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 756, तो इस 756 का में अगर आपसे पूछा जाए बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, या पहले आप सीधा सीधा समझिए, इन सभी का स्थानीय मान देखते हैं। जैसे 7 का स्थानीय मान बोला जाए, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो हमें बस यही देखना है जो कि ये 7 है किस प्लेस पर। बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जो भी हो, ठीक। तो देखते हैं ये किस पोजीशन पर। तो हम पता है कि हमें दाहिने तरफ से पीछे की तरफ से गिनना पड़ता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े के पोजीशन पर है। तो हम बोल सकते हैं ये 7 तो है, इसमें किसका मल्टीप्लाई है? तो 100 का है, ये बन जाएगा आपका 700। ये 50, सॉरी, ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? स्थानीय मान। तो ये 5 तो है ही, और किस प्लेस पर है? तो इकाई, दहाई, 10 के पोजीशन पर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 50, ठीक ना। और उसी तरीके से ये 6 किस पोजीशन पर? इकाई के स्थान पर है, तो ये वहीं पर आ जाएगा। अब देखिए, 750 और 6, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तभी जाकर बनेगा हमारा 756, ठीक ना। तो इन संख्याओं के बनाने में हमें फंडामेंटल डिजिट जो भी हैं उनका ही यूज करना पड़ेगा, और उनके ही यूज से हम लोग बना सकते हैं, उन्हीं के स्थानीय मान से बना सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहें, देखिए, जैसे कि हम कोई नंबर लिखते हैं 1756, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान लिखते कैसे हैं। तो उतना तो हमें करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 को लिख लेते हैं, इसके पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3, बस 3 0। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान, 7 को लिख लेते हैं, इनके पीछे कितने अंक है? 2, तो 2 0। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 को लिख लेते हैं, इसके पीछे कितने अंक है? 1, तो 1 0। और 6 के पीछे तो कोई अंक है ही नहीं, बस 6 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इन सबको जोड़ने पर फिर से हमारा संख्या बन जाएगा 1756, ठीक ना। तो यही होता है स्थानीय मान। समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान इसलिए हमने बताया कि स्थानीय मान से क्वेश्चन आता है। स्थानीय मान के साथ साथ आपसे जातीय मान पे भी क्वेश्चन आता है। अब ये जातीय मान क्या होता है? जैसे आपको कोई भी संख्या लिख कर दे दिया जाएगा, लिख कर देने के बाद से आपसे पूछा जाएगा बताइए, जैसे इसी में अगर पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा, जैसे ये 1756 लिखा हुआ है, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान पता है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 700। ये भी पूछता है 7 का जातीय मान क्या होगा? स्थानीय मान और जातीय मान।
तो स्थानीय मान तो हमें समझ में आ गया, अगर प्लेस वैल्यू को बात कर रहे हैं। लेकिन जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान सीधा सा बात है कि जिसके बारे में बात कर रहा है, कोई भी नंबर अगर आपको लिख कर दे दिया जाए, जिसके बारे में बात कर रहा है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। जैसे 7 का जातीय मान क्या होगा? तो 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। 7 का जातीय मान ये खुद 7 रह जाएगा, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा? तो ये 700 हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, 3 टाइप से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया, समझ लीजिए 78643, आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकता है, बताइए इस 7 के स्थानीय मान, इस ये जो संख्या है, ठीक, इस संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान में कितने का अंतर है? तो स्थानीय मान क्या होता है? हमें समझ में आ गया है। स्थानीय मान 7 को लिख दिया, इसके पीछे जितने भी अंक लगे हैं उतने 0, 1 2 3 4, ये हो गया इसका स्थानीय मान। और इसका जातीय मान, तो जातीय मान क्या होगा? तो 7 के बारे में बात कर रहा है तो 7 ही इसका जातीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। लेकिन हमें इससे पूछा था स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा? तो जो माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो भी अंतर आएगा वही उसका अंतर आ जाएगा, वही उसका डिफरेंस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, समझ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 39996, ठीक ना। ये इसका हो गया स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। आपसे यहाँ पर किसी का भी पूछ सकता है, बताइए 8 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है, या 6 के स्थानीय मान या जातीय मान में अंतर क्या है, या 4 के स्थानीय मान या जातीय मान में अंतर क्या है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। अब देखिए ये तो समझ में आया कि फंडामेंटल डिजिट क्या होता है, अब व्युत्पन्न संख्या क्या होता है, डिराइव्ड नंबर क्या आता है। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला तो है नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ देता है, या फिर डायरेक्ट स्थानीय मान पूछ ले या फिर जातीय मान में पूछ ले। अब देखिए इस व्युत्पन्न नंबर यानी कि डिराइव्ड नंबर को हम लोग आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल नंबर, और एक इमेजिनरी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर को फिलहाल हम लोग इस जगह पर इतना ही समझेंगे कि जिसको हम लोग नंबर स्केल पर दिखा सकें। आगे इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के बारे में हमें और ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, हमें मेन यहीं से पढ़ना है। तो इसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए। क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ से तो कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से बस यही समझना है कि रियल इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या होते क्या है। तो हम फिलहाल यहाँ पर समझाने के लिए, अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही समझा देते हैं कि जिसको हम लोग नंबर स्केल पर दिखा सकें, ठीक ना, जिसको हम लोग नंबर स्केल पर दिखा सके उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। अब नंबर स्केल क्या होता है? तो नंबर स्केल बस एक नॉर्मल सा स्केल है जिस पर हम लोग नंबर को रखते हैं, जिसमें बीच वाली वैल्यू 0 होती है, दाहिनी तरफ वाली को बोल देते हैं पॉजिटिव वैल्यू होता है, और बाएं तरफ वाले को बोल देते हैं नेगेटिव वैल्यू होता है। ये 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक। और इधर भी माइनस में चलेगा तो -1 2 3, ये भी माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रियल नंबर के बारे में इतना ही समझते हैं फिलहाल के लिए, आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर बेहतर तरीका से। पहले हम लोग समझ लेते हैं इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर क्या है? यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वास्तव में कोई संख्या ही नहीं है। देखिए जिसको हम लोग कल्पना के आधार पर मान लेते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग कल्पना कर लिए, काश कोई ऐसा नंबर होता, तो वही होता है काल्पनिक संख्या। कल्पना कर लेना, ठीक ना, वास्तव में उसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, यही होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कैसे हो सकती है? जैसे कि समझिए, बात करते हैं, ये -√9, ये -√9 एक काल्पनिक संख्या है। कैसे? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में रहे तो वो काल्पनिक संख्या बन जाती है, क्योंकि उसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो इसको हम लोग और भी कैसे लिख सकते हैं? अगर बढ़िया से लिखना चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू, ठीक, √9 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब √9 इंटू -1, मैं बात को समझिएगा कि और इसको क्या लिख सकते हैं? तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि मान लेते हैं ये आपका हो गया √9 से, मतलब ये जानते पता है कि ये 9 से क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा, और ये -1, देखिए अंडर रूट में जो -1 रहता है ना उसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, और आयोटा को हम लोग आई साइन से दर्शाते हैं, ठीक। अंडर रूट -1 को हम लोग दर्शाते हैं आई से, तो हम लोग बोल सकते हैं इस 9 के लिए तो 3 निकल गया, लेकिन अंडर रूट में जो -1 रह गया, यानी ये जो अंडर रूट में -1 तो अभी भी अंदर है, ये हो गया 3, और ये -√1 को क्या लिख देंगे हम लोग, आयोटा, तो ये बोल सकते हैं 3 आयोटा। यही है काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर। और भी एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 4 आयोटा होगा, 5 आयोटा होगा, ऐसे भी कुछ भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या नाम से ही लग रहा होगा कि मिश्रित, मिश्रित मतलब
किसी ना किसी का मिश्रण होगा, तो किसका मिश्रण होगा? ये रियल नंबर और काल्पनिक नंबर का मिश्रण होगा। आप किसी रियल नंबर में से किसी रियल नंबर में किसी काल्पनिक नंबर को जोड़ देना या घटा देना, ठीक, वही कहलाता है मिश्रित संख्या। जैसे कि एक रियल नंबर हम लोग ले लेते हैं जैसे 7, और इसमें हम लोग कोई काल्पनिक नंबर जोड़ देते हैं जैसे 7 + 3 आयोटा, ये हो गया आपका मिश्रित संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी एग्जाम्पल, या घटा भी सकते हैं, जैसे ले लेते हैं ये 5 एक रियल नंबर है और इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं, चलिए 2 आयोटा, ये काल्पनिक संख्या है, तो दोनों को मिलाकर, ठीक ना, ये बन जाता है आपका मिश्रित संख्या। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या क्या है। यहाँ से हालांकि कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, ठीक ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। मेनली हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्या से। तो हम लोग मेन पढ़ते हैं हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को। तो रियल नंबर को अब हम लोग समझते हैं, रियल नंबर होते क्या है। समझिए, रियल नंबर के बारे में अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना सा ही चर्चा किया था कि जिसको हम लोग नंबर स्केल पर दिखा सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए, नंबर स्केल कहने का मतलब क्या है? एक स्केल हो जिस पर सारे नंबर को हम लोग लिख पाए, ठीक ना। जैसे ये वैल्यू was 0 और इधर वाले वैल्यू को हम लोग प्लस में बोल देते हैं, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, और ये प्लस इनफाइनाइट तक चलते जाएं, ठीक। और इधर बाएं तरफ वाले को बोल देते हैं माइनस में, ठीक, जैसे -1 -2 -3, ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 -5, और ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस नंबर स्केल पर हम लोग जिस नंबर को दिखा सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है कि हम नंबर स्केल पर सिर्फ ये 1 2 3 4 प्लस में लिख रहे हैं तो यही सिर्फ रियल नंबर है, या फिर ये माइनस में 1 2 3 4 ये भी लिख रहे हैं यही रियल नंबर है, या फिर ये 0। देखिए, अगर आप गौर कीजिएगा तो कोई भी दो लगातार नंबर यानी क्रमागत नंबर के बीच में बहुत सारे हमें नंबर मिल जाते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर, जैसे ये 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में अगर इसको ठीक से देखा जाए, इसको बड़ा करके देखा जाए 1 और 2 के बीच में, तो समझिए इस स्केल में सिर्फ इतने से पार्ट को अगर उठा लिया जाए तो यहाँ पर भी बीच में आपको बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। जैसे अगर इसको मान लिया जाए ये था 1, तो इसके बाद मिलेगा आपको 1.1 1.2, ऐसे ही 1.3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद से 2, ठीक ना, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10, 1.10 यानी वही 2 ना। तो इन दो लगातार नंबरों के बीच में बहुत सारे नंबर भी मिल जाएंगे जो आपको हालांकि वो पॉइंट में मिलेंगे, और भी ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ यही मिले। अब इनके भी दो लगातार नंबरों के बीच से कोई भी दो लगातार नंबर उठा लीजिए, उनके बीच में भी आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये 1 और 1.1 के बीच में भी अगर देखा जाए, अगर इसको बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नंबर ऐसे ही पॉइंट वाले में मिल जाएंगे। जैसे ये 1.1 था, तब ये मिलता है आपको 1.10 1.11 1.12 1.13, बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे। फिर वहाँ से जो नंबर मिलेंगे वहाँ से भी दो लगातार नंबरों को उठाकर देखा जाए बड़ा करके, तो वहाँ पर भी बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस नंबर स्केल पर सिर्फ यही नंबर नहीं, इनके बीच में पॉइंट वाले वैल्यू भी बहुत सारे मिल जाते हैं। कहीं भी दो लगातार नंबर, किसी भी दो लगातार नंबरों के बीच हम लोग उठाकर देख लेंगे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, वो पॉइंट में मिलेंगे। डेसिमल वाले नंबर कहलाते हैं, दशमलव वाली संख्या कहलाती है। और ये भी दशमलव वाली संख्या, एक नंबर के बीच दशमलव वाली संख्याओं, मतलब दो लगातार नंबरों के बीच दशमलव वाली अनंत संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखिए, तो अगर हम लोग बोला जाए तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो ये आपको पूरे नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें कोई पॉइंट नहीं लगा हो, और दूसरा इनके बीच में कहीं ना कहीं जो नंबर मिल रहे हैं वो पॉइंट में मिल रहे हैं, यानी दशमलव में मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं रियल नंबर को। एक तो क्या, तो देखिए कैसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, बस बात समझिए।
अब ये नंबर स्केल को हमने मिटा दिया, नंबर स्केल से अब कोई जरूरत नहीं, अब समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि रियल नंबर में एक आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये 1 2 3 करके था, ये आपको फिलहाल बिना पॉइंट वाले नंबर मिल रहे थे और इनके बीच में पॉइंट वाले नंबर मिल रहे थे, ठीक ना। तो बोल सकते हैं एक को हम लोग बोल सकते हैं पूर्णांक, जो पूर्ण रूप से हो, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इंटीजर, और दूसरा आपको मिल रहे थे डेसिमल वाले नंबर, दशमलव वाली संख्याएं। तो देखिए अब ये क्या होता है इंटीजर और दशमलव वाली संख्याओं में। देखिए एक तो ये समझ में आ गया कि हमें इंटीजर यानी पूर्णांक कैसे कैसे मिल रहे हैं। तो रियल नंबर पे एक वैसे संख्या है जो दशमलव में ना हो, तो वैसी संख्या क्या क्या मिली, एक तो हमें 0 मिल जाता है, इधर आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक, ठीक ना, प्लस इनफाइनाइट। इनके पीछे भी है जैसे -1 -2 -3 -4 और ये भी माइनस इनफाइनाइट तक। ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब इंटीजर यानी कि पूर्णांक में आ जाएंगे। अब बात करते हैं, और डेसिमल वाले भी नंबर हमें देखने को मिल गए, डेसिमल वाले नंबरों में, ठीक ना। एग्जांपल के तौर पर कुछ डेसिमल वाले नंबर लिख देते हैं, जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1.25, ये कैसा नंबर है, डेसिमल वाले नंबर है। 0.333 ये भी कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक ना। 1.756321574 ये भी सब कैसे नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब अगर आप गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये डेसिमल नंबर भी इंटीजर के बारे में और भी आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हम लोग डेसिमल को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो डेसिमल को अगर बेहतर तरीके से समझिएगा तो डेसिमल भी आपको 3 टाइप के दिख जाएंगे। एक तो ऐसा डेसिमल दिख रहा होगा जो दशमलव के कुछ अंकों बाद, ये हो सकता है हमने यहाँ पर 2 ही अंक लिए हैं, दशमलव के कुछ अंक 2 3 4 5 कुछ अंकों के बाद वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठीक। तो वैसे दशमलव को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। और एक आपको ऐसा भी दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद ये नंबर जो है ना रुकने का नाम नहीं लेते हैं, ये चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, बस फर्क ये। लेकिन एक चीज है, तो आप देखिएगा कि कोई एक नंबर या कोई एक संख्या ही क्या करता है, वो बार बार रिपीट करते रहता है। तो इसको हम लोग शांत तो बोलते हैं और पुनरावृत्त भी बोलते हैं, शांत और पुनरावृत्त नंबर, ठीक। इसको और बेहतर तरीके से देखेंगे, अभी समझा रहे हैं, फिलहाल समझिए कि ये और एक नंबर आपको दशमलव वाले दिख जाएंगे 1 पॉइंट, जैसे ये दिखे हैं 7562। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये जो दशमलव वाला नंबर है ना, एक तो ये रुक नहीं रहा है और दूसरा ये हर बार नंबर अपने चेंज कर रहा है डेसिमल के बाद। तो ये आपको इस हिसाब से हम लोग इस दशमलव वाले नंबर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। समझिए क्या क्या 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो शांत दशमलव। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जैसे हमने लिखा है क्या 1.25, ये देखिए कहीं ना ये जाकर टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा 1.25। और एग्जाम्पल ले सकते हैं 7.5, और एग्जाम्पल ले सकते हैं 22.3। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे और भी एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, समझिए 7.594। ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कहीं ना कहीं ये रुक जा रहा है, ठीक ना, दशमलव के बाद। तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव, टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनल सुने हैं ना, जैसे ट्रेनों में टर्मिनल होता है, टर्मिनल में क्या होता है, वहां पर जाकर ट्रेनें रुक जाती है ना, उसी से ये भी बना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रुक जाना, मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है रुक जाना, या फिर शांत दशमलव समझ लीजिए हिंदी में। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अब नाम से ही समझ में रही है, अगर टर्मिनेटिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी दशमलव के बाद ये रुकने वाले हैं नहीं। अभी पूरे नाम को हम लिखते नहीं है, चलिए लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और साथ ही गौर कीजिएगा तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है, ये रुक नहीं रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप को आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ये भी नहीं रुक रहा है और ये भी नहीं रुक रहा है। लेकिन इसमें और इन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में फर्क ये है कि देखिए ये क्या होता है, ये दशमलव के बाद से एक नंबर जो है रिपीट कर रहा है बार बार। तो जो रिपीट करता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल,
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल हिंदी में अगर बोला जाए तो अशांत, मतलब रुक नहीं रहा है, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं 0.333, ये चलता रहे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 0.7676, ये 76 चलता रहे, ठीक ना। और भी एग्जाम्पल के तौर पर ये भी है, जैसे 1.11111, देखिए ये 1 चलता रहा है, ये क्या है, सब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। अब आता है एक, देखिए अब इसमें क्या है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही, अशांत तो है ही, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो अशांत भी है और नॉन रेकरिंग भी है, यानी बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग भी है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, शायद इधर नहीं दिखाई देगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। हिंदी में अगर बोला जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल को, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। समझिएगा इसको क्या होता है कि जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर ये अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1756321, ये जैसे एग्जाम्पल लिख कर रखे हैं 574, देखिए क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक ना, रुक नहीं रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हर बार नंबर अपना चेंज कर रहा है, इसी कारण इसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब एक चीज गौर करते हैं, समझिए, इसमें हम लोग अगर आपसे बोला जाए इसमें आप लोग किस किस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन यानी समझते हैं बट्टा में, भिन्न में, फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिख सकते हैं। यहाँ से किन किन नंबरों को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं, तो देखिए भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन में किन किन नंबरों को लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी कि शांत दशमलव है, तो देखिए शांत दशमलव को हम लोग फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख सकते हैं। भिन्न में कहने का मतलब अगर बोला जाए तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो 1.25 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, 1.25 चल रहा है, 1.25 अगर हमें लिखना ही हो इसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना 125/100। अगर और अच्छा से लिखना चाहे तो इसको काट देते हैं, काट कर छोटा कर देते हैं 25 से, 25 25 125, 25 चौके 100, लिख सकते हैं 5/4, ठीक। ये 7.5 को लिख सकते हैं क्या, तो इस 7.5 को भी लिख सकते हैं। समझिए कैसे, 75/10 इसको लिख सकते हैं। अगर इसको काट कर छोटा किया जाए तो लिख सकते हैं, 5 से दोनों कट जाएंगे तो 15 × 5 = 75 और 5 दूनी 10। इसी तरीके से इन्हें भी लिख सकते हैं, जैसे ये 22.33 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते थे 223/10। तो इनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है यानी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, तो इन्हें भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इन्हें हम लोग देखिए ये 0 पॉइंट जो बार बार नंबर रिपीट करते हैं, इन्हें हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, बार से दर्शा देते हैं, या फिर इन्हीं को रेकरिंग भी बोला जाता है। जैसे ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग 3 के ऊपर डायरेक्ट ऐसे बार चढ़ाकर समझा सकते हैं कि ये 3 बार बार क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक। या फिर और देखिए अब इसको हमें अगर लिखना हो फ्रैक्शन में तो हम लोग इसको लिख देते हैं 3/9। ये चीज़ें हो सकता है कि नहीं समझ में आए बहुतों किसी को, और बहुत किसी को समझ में आ जाए, क्योंकि ये रेकरिंग के बारे में अभी तो हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। तो जिन्हें पता है उनके लिए तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता है फिलहाल इतना समझ लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद से जब हम लोग आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे बाद में समझ में आने लगेगा कि रेकरिंग क्या होती है, ठीक ना। अब ऐसे ये इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो 0.767676 कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो देखिए इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा संख्या रिपीट कर रही है, तो ये 76 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो 76 के ऊपर हम लोग बार चढ़ा सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 76/99, ठीक ना। अब इनको लिख सकते हैं क्या, तो देखिए ये 1.111 को भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो समझिए यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, तो 1 के बाद देखिए 1 रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 के ऊपर बार को चढ़ा सकते हैं, 1 के ऊपर बार को चढ़ा सकते हैं। और इसको हम लोग और अच्छा से लिखना चाहें
तो 1 + 1/9 लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। और इसको बढ़िया से लिखना चाहें तो 9 × 9 और 10/9 लिख सकते हैं। तो इन्हें भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल को लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग डेसिमल को लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसको देखने के पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या ये इंटीजर यानी पूर्णांक को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हम लोग जितने भी पूर्णांक है उन्हें भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब बोलेगा कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग कोई पूर्णांक उठा लेते हैं, जैसे 3 को उठाकर हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/1। और भी नंबर ले लेते हैं यहाँ से, छोड़िए 25/1, ठीक। अगर ये एक पूर्णांक है 26 तो इसके नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में हो गया। ये 39, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 रख सकते हैं, ये एक इंटीजर है और इसके नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन इस नंबर को, ये अशांत अनावृत्ति जो है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं कि देखिए इसके पीछे नंबर जो है ना, ये हर बार अलग नंबर आ रहे हैं, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग फ्रैक्शन में लिखना संभव नहीं है, ठीक। अब समझते हैं, देखिए तो फ्रैक्शन में किसको नहीं लिख सकते, इन्हें नहीं लिख सकते। पी वाई कहने का मतलब p/q के फॉर्म में इन्हें नहीं लिख सकते। तो एक बात समझिएगा, आगे इस पर हम लोग बात करेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। फिलहाल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सीधा सीधा कहा जाए तो भिन्न में लिख सकते हैं, बस शर्त क्या होना चाहिए कि ये जो q है, q कहने का मतलब जो ये डिवाइजर है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी संख्या को, अगर हम लोग उसका डिवाइजर अगर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। इसी कारण बोलते हैं कि q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर। जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल यानी कि परिमेय संख्या। और जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो पहले समझिए तो हम लोग p/q के फॉर्म में किसको किसको लिख पाए। तो यहां से लेकर इस पोर्शन को जो मैं घेर रहा हूं, ठीक ना, जितना दूर घेर रहे हैं इतना दूर में देखिए तो इनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाए, ठीक ना। इनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या में। और ये वाले चीज देखिए, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल था, यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव था, इन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को हम लोग बढ़िया से समझते हैं, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, हमें आशा है। आप लोग देख लीजिए एक बार ठीक से, ठीक ना। तब इसको हम मिटाकर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय देख लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। रैशनल यानी कि परिमेय। और एक होता है इरेशनल, यानी कि अपरिमेय। ठीक ना। अच्छा, ऊपर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। रैशनल और इरेशनल के बारे में समझते हैं। देखिए रैशनल और इरेशनल होता क्या, तो अभी समझे कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग किस में रखते हैं, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या में। बस शर्त क्या होना चाहिए कि ये जो q है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब q जो है q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि
क्यू जो अगर जीरो हो जाता है तो ये नंबर जो होता है अनडिफाइन हो जाते हैं, ठीक ना। अब हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि हम लोग रैशनल नंबर में किसको किसको रख सकते हैं। तो रैशनल नंबर में हम लोग किसको रख सकते हैं, इंटीजर को रख सकते हैं, पूर्णांक को रख सकते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर को रख सकते हैं। अब इंटीजर कैसे कैसे होते हैं वो भी समझा चुके हैं। इंटीजर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक ना। -1, -2, -3 से लेकर, ठीक ना, ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। और इधर आपका माइनस में 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर ही है। माइनस प्लस जो भी हो सकता है, ये कुछ भी ले लीजिए, 7 बस पॉइंट में नहीं होना चाहिए। 27, 365 ये सब क्या है, इंटीजर है। ये पॉइंट में ना रहे, ये सारे कहलाते हैं इंटीजर। इन्हें भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो समझा चुके हैं। जैसे अगर इसे हमें इस 27 को हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 27/1। तो ये किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में। और दूसरा परिमेय संख्या में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो परिमेय संख्या में हम लोग आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल को रख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव को रख सकते हैं, क्योंकि शांत दशमलव को भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी कारण शांत दशमलव को भी हम लोग किस में रख देते हैं, परिमेय संख्या में रखते हैं। जैसे कि हम एक शांत दशमलव लिख लेते हैं 1.25, ये पीछे अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिखे भी थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 125/100। और इसको बढ़िया से लिखना चाहे तो इसको काट कर लिख सकते हैं 25/125, 25 100, यानी 5/4 में लिख सकते हैं। तो देखिए इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी कारण इसको हम लोग रखते हैं शांत दशमलव में। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 75 का एग्जांपल दिए थे, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं आपका 25 3 के 75, 15/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और भी जितने भी ऐसे आपको शांत दशमलव मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा एग्जांपल देकर कोई फायदा नहीं है, हमको लगता है समझ में आ गया होगा पीछे वाले एग्जांपल से। हम सिर्फ यहाँ पर यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम किसको किसको रख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी रख सकते हैं, पूर्णांक को भी रख सकते हैं। और किसको रख सकते हैं तो और समझाएं कि यहाँ पर आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग में रैकरिंग वाले हैं, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, देखिएगा थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक ना। स्पेलिंग से कुछ करना नहीं है, हमें मैथ पढ़ना है यहाँ पे, तो उसमें आपका ये स्पेलिंग से कुछ आता जाता नहीं है। उसके बाद से आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को। तो अशांत पुनरावृत्ति दशमलव में हम लोग किसको रख सकते हैं, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को भी हम लोग रैशनल यानी परिमेय संख्या में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने समझा दिया कि ये भी कैसे आते हैं, ये भी आपका इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाइए 0.333, ये कैसा है, ये आपका अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। ये अगर चलता जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रैकरिंग, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/9। और भी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0.7575 वाला एग्जाम्पल दिए थे, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 0.75 के ऊपर रैकरिंग, और इसको और अच्छा से लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 75/99। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और एक चलिए और एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे अगर लिखना हो 0.235 अगर ऐसे ही चलता रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.235 के ऊपर रैकरिंग, 0.235 के ऊपर रैकरिंग यानी बार चढ़ाकर लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 235/9, ये 999। इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में रख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसी कारण इसको हम लोग किस में रखते हैं, परिमेय यानी कि रैशनल नंबर में। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर में किसको रख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर में हम लोग किसे रख सकते हैं, तो जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और किसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमने समझा दिया कि p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं जो आपका अशांत नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग वाले जो डेसिमल हैं उन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अशांत अनावृत्ति दशमलव को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1.7652 321
2.4245 अगर ये ऐसे चलता रहे तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसे, तो इसे हम लोगों को रखना पड़ेगा कि इसमें अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर में। और भी होते हैं जो रेशनल और इरेशनल में, ठीक ना। और भी समझिए किसको किसको हम लोग रेशनल और इरेशनल में रख सकते हैं, कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि इस पाई को किस में रखेंगे, रेशनल में या इरेशनल में चलिए पाई को समझने के पहले हम लोग समझते हैं जो ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ले लिया जाए √3, ये √3 को हम लोगों को रखना पड़ेगा इरेशनल नंबर में यानी कि अपरिमेय संख्या में। क्यों ऐसा रखना पड़ेगा तो समझिए, √3 का हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं 1.732, ये पूरी तरह से नहीं है 1.732, ये हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू में बोलते हैं 1.732। लेकिन ये भी क्या होते हैं, ये भी रुकते नहीं है, ये भी चलते रहते हैं, ये परफेक्ट वैल्यू आता ही नहीं है, ठीक ना। इसका भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है, हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो √3 है, और भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर √2 भी है, √5 भी है, √7 भी है। ये सब क्या है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं आते हैं इनके, ठीक। अब परफेक्ट वैल्यू नहीं आते और ये पॉइंट के बाद भी रुकते नहीं, ये चलते रहते हैं। और इनको हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कर्णी यानी शर्ट्स। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं जितने भी शर्ट्स यानी जितने भी कर्णियां हैं, जितने भी शर्ट्स यानी जितने भी कर्णियां हैं, जितने भी कर्णियां हैं उसे हम लोग रख लेते हैं किधर, आपके इरेशनल नंबर में, अपरिमेय संख्या में। और जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उन्हें हमें रखना पड़ेगा परिमेय संख्या में। जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट में अगर बोला जाए ये √4, तो √4 का वैल्यू हमें पता है क्या आएगा, 2 आएगा। और √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये किधर चल जाएगा, रैशनल नंबर में। √25 ये भी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि इसका वैल्यू 5 आ जाएगा और ये चला जाएगा आपका रैशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर में। यहाँ से एक चीज समझ में आए, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती यानी सीधा सीधा कहा जाए जो कर्णियां होती है उन्हें हम रख सकते हैं इरेशनल यानी अपरिमेय में, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले हैं उन्हें हम लोग रखेंगे रैशनल यानी कि परिमेय संख्या में। और समझ लेते हैं, और छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, समझिए जरा। अगर आपसे बोला जाए ये पाई को हम लोग किस में रखेंगे, रैशनल में या इरेशनल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक मार लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। पाई को हम लोग किस में रखेंगे, रैशनल में या इरेशनल में? तो पाई को हम लोग रखेंगे इरेशनल नंबर में, अपरिमेय संख्या में। ऐसा कभी भी मत समझिए कि पाई का जो ये अप्रॉक्स वैल्यू है वो हम लोग मान लेते हैं 22/7, ठीक ना। लेकिन ये रियल वैल्यू 22/7 नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग बोलते हैं 22/7। तो 22/7 जब हम लोग लिखेंगे इसको, तब हमें लिखना पड़ेगा इसे रैशनल, ठीक ना, यानी कि परिमेय संख्या में। 22/7 अगर बोला जाए तब ये आ जाएगा रैशनल यानी परिमेय संख्या में। लेकिन अगर पाई बोला जाए तो पाई आएगा आपका इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या में, ठीक। क्योंकि पाई का ये जो वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं ना, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं, ये बस हम लोग अप्रॉक्स में मान लिए हैं पाई का मान 22/7, क्योंकि पाई का भी वैल्यू डेसिमल के बाद रुकता नहीं है, ठीक। पाई का भी वैल्यू डेसिमल के बाद रुकता नहीं है, तो पाई का वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स में 22/7 बोलते हैं, लेकिन रियल में 22/7 नहीं होता है। तो अगर ये बोला जाए कि ये 22/7 रैशनल में जाएगा या इरेशनल में, तो आपको अगर 22/7 लिख कर देता है तब ये जाएगा आपका रैशनल में यानी परिमेय संख्या में। लेकिन अगर बोला जाए पाई किस में जाएगा, तो पाई जाएगा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या में। अब अगर आप सीधा सीधा समझें तो याद रखने का बेहतर तरीका क्या, आप सीधा सा जो भी आपको मैथमेटिकल सिंबल मिल जाएंगे, ठीक ना, अंगणित प्रतीक, जो भी आपको अंगणित प्रतीक दिया जाए, सिंबल दिया जाए, ठीक, सिंबल दिया जाए मैथमेटिकल सिंबल, तो आप सीधा उसको रख लीजिए अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर में। अंगणित प्रतीक कहने का मतलब जो, जैसे कि ये पाई क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है, अंगणित प्रतीक है, तो ये आ जाएगा आपका अपरिमेय में। लेकिन अगर 22/7 अगर बोला जाए तो ये किस में आएगा, रैशनल में यानी कि परिमेय संख्या में। जैसे अगर फिजिक्स में पढ़ते हैं स्मॉल जी, तो स्मॉल जी, अगर स्मॉल जी लिखा है तो आएगा ये आपका इरेशनल में, अपरिमेय में। लेकिन अगर हम लोग जो स्मॉल जी का वैल्यू लिखते हैं 9.8, ठीक,
अगर ये 9.8 बोला जाए तो ये किस में आएगा, रैशनल में, अपरिमेय में। और भी होते हैं जैसे कैपिटल जी भी है, एप्सिलॉन 0 भी है, ये जितने भी मैथमेटिकल सिंबल होंगे ना वो सब आ जाएंगे आपके अपरिमेय संख्या में। अब यहाँ पर एक बार जल्दी से बोलते हैं, देखिए रैशनल में किसको रख सकते हैं, तो जो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस शर्त होना चाहिए जो q हो नॉट इक्वल टू 0। अब p/q के फॉर्म में किसको लिखते हैं, तो इंटीजर यानी पूर्णांक को, और किसको लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव को। ये शांत और अशांत दशमलव बता चुके हैं क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को। और किसको रख सकते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल को, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव को। ये तो इधर आ जाएंगे। इरेशनल में यानी अपरिमेय में किसको रखते हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में किसको नहीं लिख सकते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल को, अशांत अनावृत्ति दशमलव को। जैसे और किसको नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए और भी कर्णियां जितनी भी होती है, जितनी भी कर्णियां होती है उन्हें भी हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसी कारण जितने भी कर्णियां होंगी वो भी किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या में। और जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हो, मैथमेटिकल जितने भी सिंबल मिल जाएंगे वो कहाँ चलाएंगे, वो भी अपरिमेय संख्या में। लेकिन यही मैथमेटिकल सिंबल का अगर वैल्यू दे दिया जाए तो वो आ जाएगा आपका रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पाई कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, तो पाई होगा इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। अगर पूछा जाए 22/7 क्या होगा, रैशनल या इरेशनल, तो 22/7 जो होगा रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में। ठीक, पूर्णांक के बारे में बता चुके हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, माइनस में भी होता है, -1 2 3 से लेकर -इनफाइनाइट तक, और प्लस में भी होता है, +1 2 3 4 से लेकर +इनफाइनाइट तक। जीरो भी क्या है आपका इंटीजर में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। तो आगे हमें पूर्णांक के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी समझना है, ये अभी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे पूर्णांक को कैसे और कितने टाइप में बांट सकते हैं। वहाँ पर सम संख्या आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है, यानी इवन ऑड आ जाता है, फिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आ जाता है, कंपोजिट और प्राइम दोनों आ जाते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। आशा करते हैं यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। ठीक ना, और हो सकता है कि देखिए हमें तो अभी मतलब यूट्यूब पे थोड़ा, यूट्यूब क्या अब समझ लीजिए तो कैमरा के सामने ही नए हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी कहीं गलतियाँ मिल जाए। ठीक ना, क्योंकि सामने से पढ़ाना है स्टूडेंट को और कैमरे के सामने पढ़ाने में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। थोड़ा सा नर्वस भी है क्योंकि कैमरा के सामने पहली बार है। पहली बार क्या है, इसके पहले 1-2 बार रहे हैं, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाने के कारण कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा अजीब सा ऑड फीलिंग भी होता है। फास्ट पर आ रहे हैं या स्लो पर आ रहे हैं, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ना, तो ये सब अगर कुछ होता है दिक्कत उक्कत तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो से और भी बेहतर तरीके से सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद वाले टॉपिक में। इसके बाद वाले टॉपिक है इसी टॉपिक के अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय।